नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएफ लाइव इंडिया और इस वक्त हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिन्हा जी। देखिए, बिहार में कई हत्याकांड आपने देखा होगा और मंगलवार की सुबह मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो है, उनके पिता चीतन मांझी की निर्मम हत्या हो जाती है और छत बिछत स्थिति में उनकी लाश को आवास में पाया जाता है। जो स्थिति में पाया जाता है कहीं ना कहीं शक के दायरे में होता है और फिर प्रशासन वहां पर पहुंचती है, छानबीन करती है अपने हिसाब से। और फिलहाल मामले में अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, क्या वो राजनीति से प्रेरित है या फिर वो आम हत्या है? सर, इस हत्या को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मंगलवार की देर रात हुई। बात अलग है कि घटना की जानकारी सुबह लोगों को लगी और प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी वहाँ पहुँचे। जहाँ तक रही इनकी हत्या, जीतन सहनी की हत्या की बात, तो ये न सुनियोजित योजना के तहत हत्या की गई और ना ही राजनीतिक मामले में प्रेरित होकर हत्या की गई। इस जीतन सहनी के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन इस मामले में यही कह सकते हैं कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति रही। अगर जीतन सहनी सूद पर रुपये लगाने का कारोबार नहीं करते तो शायद इस तरह की घटना घटित नहीं होती। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि सूद पर जो वह पैसे लगा रहे थे वही उनकी यह हत्या का कारण बन गया क्या? बिल्कुल। अभी तक जो पुलिसिया अनुसंधान में सामने आया है, बात अलग है कि अभी पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस के पास जो अभी तक तथ्य उभर कर सामने आया है उसके मुताबिक जीतन सहनी मछली का कारोबार तो करते ही थे, इधर के कुछ वर्षों में उन्होंने सूद पर रुपये लगाने का कारोबार शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये सूद पर जो महंगे सूद पर ये रुपया लगाया करते थे। ये स्वीकारने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके परिवार के लोग या यह कह सकते हैं, मुकेश सहनी और संतोष सहनी यह कह रहे हैं कि उनके पिता गांव समाज के लोगों को आर्थिक तौर पर मदद किया करते थे, लेकिन ये आर्थिक मदद का मामला नहीं है। हकीकत यही है कि ज़रूरतमंदों को महाजन बनकर जीतन सहनी सूद पर रुपया दिया करते थे और रुपया देने के एवज में यह जमीन का कागजात या कोई कीमती सामान उसको गिरवी रखा करते थे और यही उनकी हत्या का बहुत बड़ा कारण बन गया। उन्हें लगता था कि वो अपने आप में बलशाली हैं। उन्होंने वो अपने समाज में कहा भी करते थे कि उनका बेटा मुकेश सहनी पूर्व मंत्री रहा और राजनीति में बड़ा कद रखता है उनका पुत्र, लेकिन वह किसी ये मुकेश सहनी के कारण जीतन सहनी नहीं है। जीतन सहनी अपने आप में जीतन सहनी है और हर परिस्थिति से मुकाबला कर सकता हूँ, इस तरह की बातें वो कहा करते थे। जीतन सहनी के यहाँ रोज रात में मजलिस लगा करता था। 15 तारीख की रात भी 10:30-11 के आसपास लोगों का जमावड़ा लगा था। पुलिस के हाथ 3 गिलास आए। पुलिस भले अभी तक स्पष्ट नहीं कर सकी हो, लेकिन वो 3 खाली गिलास भी घटना का एक बहुत बड़ा कारण है। वो 3 गिलास भी इस घटना ग्लास का पीने वाला ग्लास है या नॉर्मल? नहीं, वो पीने वाला गिलास है। उस गिलास में तरल पदार्थ के रूप में क्या था क्या नहीं था, जब तक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती नहीं है, स्पष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल तो उठ ही रहा है ना कि वो 3 गिलास बहुत कुछ कह रहा है। जैसा आप बता रहे थे मंजलिस लगती थी उनके घर के अंदर, ठीक है। अगर मंजलिस लगती थी तो क्या कुछ तरल पदार्थ जैसे कुछ वैसे तरल पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था जो कहीं ना कहीं उनकी हत्या का कारण बना है? बिल्कुल। उस गांव के लोगों का भी कहना है कि प्रत्येक रात उनके घर पे मजलिस लगता था, लोग खाते पीते थे। स्पष्ट तौर पर लोग ये नहीं कह रहे हैं कि शराब ही पीते थे। अच्छा। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि खाते पीते थे। अब खाते पीते थे तो क्या खाते पीते थे, एक बहुत बड़ा यह सवाल है। और आसपास के लोगों का कहना है
कि इस घटना के इस घटना का बुनियाद कहीं न कहीं उस वो सूद पर जो रुपये लगाते थे उससे जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये जिसने हत्या की मोहम्मद कासिम का नाम सामने आ रहा है कि मुख्य हत्यारा वही है, घटना को उसी ने अंजाम दिया, उसके 4 साथी और उसके साथ और 4 साथी थे। लेकिन घूम फिर के मामला फिर वहीं जाके अटक जा रहा है कि वह सूद पर रुपया लगाते थे। महंगा सूद का दर महंगा था, जो आम लोगों के बस की बात नहीं है। और यही कारण है कि एक बहुत बड़ा विवाद हुआ 2 दिन पहले भी इसी से, जो अभी 5 अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त में हैं। उन मोहम्मद कासिम से 2 दिन पहले जीतन सहनी का विवाद हुआ था। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार विवाद हुआ, इस तरह का विवाद आए दिन हुआ करता था। क्योंकि यह इनका सूद दर महंगा था, लोग जरूरत के समय ले तो लेते थे। मतलब ये एक तरह से ये सूद का कारोबार करते थे, ऐसा ही कहा जा सकता है। बिल्कुल, पुलिसिया अनुसंधान में यह सामने आया है। यह सूद पर रुपया लगाने का काम किया करते थे। उनके गांव ही नहीं, आसपास के कुछ और गांव के लोग जरूरत पड़ने पर जीतन सहनी से सूद पर रुपये लिया करते थे। जीतन सहनी सूद पर रुपये देने के एवज में या तो ज़मीन का दस्तावेज रखवाते थे, या ये मोटरसाइकिल हो गया, जेवरात हो गया, मतलब रुपये देने के एवज में वो कोई न कोई महंगी चीज़ अपने पास गिरवी रखा करते थे। तो क्या लगता है, इस बात की जो भनक है, इस बात की जानकारी या मुकेश सहनी को क्या नहीं थी इस तरह का कारोबार हो रहा है, उनके पिता से कर रहे हैं? देखिए, मुकेश सहनी भले इस बात को नहीं स्वीकार रहे हों, कारण थोड़ा सा उपहास के पात्र बन जाएंगे, लेकिन जानकारों का कहना है कि मुकेश सहनी और उनके छोटे भाई संतोष सहनी को इस बात की जानकारी थी कि उनके पिता सूद पर रुपये लगाते हैं। यही कारण है कि मुकेश सहनी और संतोष सहनी दोनों चाहते थे कि उनके पिता वो दरभंगा छोड़कर उनके साथ पटना या मुंबई में रहें। लेकिन इसके लिए मुकेश सहनी के पिता तैयार नहीं थे। कारण भी था कि वो मछली का कारोबार करते थे, लेकिन इधर के कुछ वर्षों में वह सूद पर रुपये लगाने का काम करने लगे थे, जिसके कारण बेटों के साथ रहने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी और वो अपने गांव में ही रह रहे थे और मछली के साथ साथ सूद पर रुपये लगाने का कारोबार कर रहे थे। उम्र जिस हिसाब से है, 70 वर्ष बताया जा रहा है उनकी उम्र है, तो इस उम्र में कहीं ना कहीं किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। कोई तो होना चाहिए घर में, केयर टेकर के रूप में कोई अपना होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर वो अकेले रह रहे थे। देखिए, अगर मुकेश सहनी की मौसी की बातों पर गौर करें तो मुकेश सहनी जी की मौसी का कहना है कि जब से उनकी बहन का डेथ हुआ उसके बाद से मुकेश सहनी या मुकेश सहनी के पिता उनको पूछते नहीं थे, वह जाती आती नहीं थी, कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन उनका यह भी कहना था कि नौकर चाकर भी रहता है, बावजूद इसके बीच बीच में गाली गलौज करके उनके पिता नौकर चाकर को भगा देते हैं। अब ये तो बात है कि रोज वो मुकेश सहनी के पिता स्वयं खाना बनाते होंगे, यह भी संभव नहीं है। जाहिर तौर पर ये जिस तरह से ये पुलिसिया अनुसंधान चल रहा है और पुलिस के लोगों ने रसोइया और दूध वाले को उठाया भी है, अब इस घटना में उनकी संलिप्तता है या नहीं, यह कहना तो भी मुश्किल है। जब तक मान लीजिए पुलिस पूरे तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है तब तक स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता। लेकिन हमारे बड़े भाई लाइव सिटीज़ के ज्ञानेश्वर भैया ने पूरे मामले को पुलिस से पहले स्पष्ट कर दिया। तो एक बहुत बड़े क्राइम रिपोर्टर रहे हैं ज्ञानेश्वर भैया, और उनके पास जो तथ्य है उस आधार पर उन्होंने पुलिस से पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इस घटना में मोहम्मद कासिम की संलिप्तता है, उसके 4 साथी हैं। और वो घटना के दिन या जो ये जीतन सहनी के पास पहुंचा तो वो इस उद्देश्य से नहीं पहुंचा था कि हत्या कर देनी है। उसका उद्देश्य ये था कि जीतन सहनी उसका जो जमीन का कागजात रखे हुए हैं गिरवी के तौर पर, वो किसी तरह से ले लिया जाए। इसी के लिए मोहम्मद कासिम अपने 4 साथियों के साथ जीतन सहनी के घर में प्रवेश किए, आगे से नहीं पीछे से। जीतन सहनी सोए हुए थे, उनको जगाकर
सबसे पहले दस्तावेज लेने की कोशिश की गई, क्योंकि और उनको जगाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जिस संदूक में या अलमारी कहिए उसमें लोगों से लिए गए गिरवी के तौर पर लिए गए कागजात को रखा करते थे, उसमें जो ताला लगा हुआ था उसकी चाबी जीतन सहनी के कमर में बंधी होती थी। जाहिर तौर पर जब तक जीतन सहनी नहीं चाहते तब तक चाबी किसी को नहीं मिल सकता था, फिर ताला नहीं खुल सकता था और उसे दस्तावेज नहीं मिल सकता था। इसके कारण जीतन सहनी के साथ मोहम्मद कासिम और उनके जो साथी थे उन लोगों के बीच मारपीट हुई। तो सर एक सवाल और भी होता है कि कैसे पता चला कि यह चाबी उनके कमर में ही बंधी रहती है या कहीं और रखी रहती है? ये तो कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। क्या वहाँ पर इस चीज़ की जानकारी थी उन लोगों को? देखिए, यह बात जो पुलिस के पास जो तथ्य आए हुए थे कि रोज रात में मजलिस लगा करता था वहाँ जीतन सहनी के घर में रोज मजलिस लगना है तो लगना है। अब उसमें अच्छे लोग भी जाते थे, बुरे लोग भी जाते थे और जाहिर तौर पर जब आप सूद पर रुपया लगाने का कारोबार करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये सब समाज के ही लोग आएंगे। वो हो सकता है कि क्रिमिनल अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी आएंगे। और क्योंकि जीतन सहनी अकेले रहते थे इसलिए कर उनके पास आने जाने वालों की उन पर नज़र रहती थी और सभी के सभी जानते थे कि दस्तावेज लेने के बाद वो दस्तावेज जिस संदूक कहिए या अलमारी के उसमें रखते हैं उसकी चाबी उनके कमर में बंधी रहती है। तो वही चाबी लेने के क्रम में हाथापाई हुई। और सबसे बड़ा एक पहलू है कि अगर हत्यारे हत्या करने की नीयत से आते तो हथियारों से लैस होकर आते। वो लोग लैस होकर नहीं आए थे। जिस धारदार चाकू कहिए या धारदार हथियार कहिए उस हत्या में इस्तेमाल किया गया है वो जीतन सहनी के घर से ही हथियार उठा के जीतन सहनी पर वार किया गया। तो ये तो चलिए ठीक है, लेकिन अब एसआईटी टीम भी गठित हो गई है। अब इसके बाद आगे अब क्या हो सकता है? देखिए, हत्याएं बिहार में लगातार हो रही है। हत्याओं के बाद क्या हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी भी कई ऐसे मृतक के परिजन हैं जो न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो हत्यारोपी है वो फरार रहकर परिजनों को धमकी देता है कि केस उठाओ नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही अंजाम होगा। मुकेश सहनी के मामले में मुकेश सहनी के पिता के मामले में हाय तौबा इसलिए मची क्योंकि मुकेश सहनी एक चर्चित चेहरा है, अभी पूर्व मंत्री रहे हैं, जिसके ये हाय तौबा मची। विपक्ष के लोगों ने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे नेताओं को इस बात की जानकारी मिलने लगी कि घटना का मुख्य कारण क्या है, लोग धीरे धीरे चुप होते गए। जाहिर तौर पर अब धीरे जब पूरी जानकारी पुलिस के द्वारा पत्रकारों को दी जाएगी और सभी के सभी अवगत होंगे तो धीरे धीरे जो बवाल आप मंगलवार को देखने को मिला था तो बवाल आने वाले दिनों में नहीं रह जाएगा। देखिए, इस मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की गई। ये किसी जाति पाति का ये मामला है ही नहीं, ये विशुद्ध रूप से मामला लेन देन का है। और बस बार बार यही कहा जा सकता है कि अगर जीतन सहनी की हत्या का मुख्य कारण जमीन का वो कागजात है जो उन्होंने ये ब्याज पर रुपये देने के एवज में गिरवी रख रखा था। कहीं ना कहीं यह भी बातें सामने आ रही है कि जिस दिन हत्या हुई है उस दिन को कहीं ना कहीं काला दिवस के रूप में मनाने की बातें सामने आ रही है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, इस मामले को जातीय या राजनीतिक रंग देने का विषय नहीं है। यह जीतन सहनी की हत्या उसको जिस तरह से लिया गया वो मामला इस तरह से। और देखिए, पुलिस को नाहक बदनाम किया जाता है कि पुलिस कहीं कहीं कमज़ोर है, लेकिन जिस तरह से पेश किया जाता है, पुलिस का नकारात्मक छवि दिखाया जाता है, उसको थोड़ा नज़दीक से देखने की आवश्यकता है कि अब इस तरह का आप बैठे हुए हैं, आप अचानक हम पर वार कर दीजिए, हम आप पर वार कर दें और मेरी हत्या आप कर दीजिए, आपकी हत्या हम कर दें, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस आपके हर आदमी के पीछे पुलिस तो नहीं लगी रह सकती है। आपको देखिए, पुलिस को बदनाम करने के बजाय आम लोगों को, आम नेताओं को एक मंथन करना चाहिए, पुलिस का सहयोग करना चाहिए। पुलिस को नाहक बदनाम करके
पुलिस को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। अब इस मामले में आप देखिए, आप सूद पर रुपया लगा रहे थे, अगर आप सूद पर रुपया लगा रहे थे तो क्या मतलब पुलिस को जानकारी थी, आपके पास लाइसेंस था कि आप सूद पर रुपये लगा रहे हैं? अगर सूद पर रुपये लगा रहे हैं, लाइसेंस होता तो फिर बाउंसर रखने का है, बाउंसर होता है, या सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिवार के लोग रहते हैं। अब सबसे बड़ा विषय तो यह है ना कि आप वृद्ध माता पिता को किस तरह के लिए छोड़ दिया जाता है, ये इस पर बहस कीजिए। बहुत बड़ा विषय है, इस पर बात कीजिए। सैनिक को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि एक अकेले पिता को, भले वो जबरदस्ती वहां रह रहे, कहीं ना कहीं संरक्षण के लिए किसी को वैसे आदमी को रखना चाहिए जो कहीं ना कहीं भरोसेमंद हो। देखिए, अगर भरोसे का कोई आदमी होता तो शायद ये स्थिति जो परिस्थिति बनी है वो नहीं होती। मतलब जिस तरह से कहा जा रहा है कि जीतन सहनी अकेले रहते थे, अब ये एक सोचनीय विषय है। 70 वर्ष की उम्र में आप मतलब उसमें भी मतलब जीतन सहनी की पत्नी नहीं है, अकेले हुआ। एक तो 70 वर्ष, ऊपर से आप जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो जोखिम भरा काम है। सूद पर पैसे लगाना आम आदमी नहीं लगा सकता। आपके पास वैसा कुव्वत है तभी आप लगा सकते, लड़ने की क्षमता है। तो कहीं ना कहीं आप इस मामले में यहाँ पर तो कमजोर पड़ गए। आप देखिए, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर महाजन नहीं है और सूद पर रुपये नहीं लगाते हैं, लेकिन उनके पास कुव्वत होता है कि वसूली कर ले। कुव्वत होता है, और सबसे बड़ी बात कि वो जानते हैं कि ये जोखिम भरा काम है, तो अपने सुरक्षा का ख्याल रखते हुए वे या तो बाउंसर रखते हैं या गांव समाज के 2-4 लोग साथ में रखते हैं। और मतलब अगर आपके पास लाइसेंस रहता तो पुलिस को भी जानकारी होती, पुलिस भी कॉन्शियस रहती कि कभी भी इस तरह का हो सकता है। अब मान लीजिए आप रोज मजलिस लगा रहे हैं, आप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मतलब शराबी पीते थे, लेकिन मजलिस लगा रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं कि रोज खाना पीना होता था। अब खाना पीना क्या, अब पुलिस स्पष्ट करेगी, लेकिन खाना पीना रोज होता था, रोज रात में मजलिस लगती थी, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो आप सब मतलब सबल नहीं थे। आप पुलिस को जानकारी होती और लाइसेंस होता है इनके पास, जीतन सहनी के पास, तो पुलिस को भी लगता है कि इस तरह का कारोबार हो रहा है तो सुरक्षा मुहैया करा जाता, पुलिस सजग रहती। अब इस घटना के बाद आप सीधे पुलिस पर मतलब दोषारोपण कर रहे हैं। और नेताओं को क्या चाहिए? नेताओं को एक मतलब मसला चाहिए। अब 2 दिन लोगों की नज़र कहाँ चली गई, तो मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई। अब ये कहना शुरू कर दिया गया कि ये मल्लाहों के लिए आज काला दिन है। भैया आप रोज देखिए ना, मल्लाहों के लिए अगर काला दिन बोल रहे हैं तो कितने मल्लाहों की रोज हत्या हो रही है, आप यह भी देखिए। जलकर एक ऐसा मामला है जो अभी तक सुलझ नहीं पा रहा है। आप देखिए कि जलकर को लेके 2 जाति विशेष लोगों मतलब के बीच अक्सर विवाद होता है, अक्सर गोलियां चलती है। आप अगर यहाँ पर खगड़िया की ही बात कर लीजिए तो यहाँ एक भीमा जलकर है, उसके कारण अभी तक 4-5 मल्लाहों की हत्या हो चुकी है। अब ये मतलब किसी जात के नाम पर राजनीति ये उचित नहीं है। हाँ, ये संवेदनाएं सबकी है उनके साथ, मुकेश सहनी के साथ, कि उनके पिता की निर्मम तरीके से हत्या हुई। मुकेश सहनी ने एक्स पर लिखा भी कि जिस तरह से हत्या हुई वो शब्दों में बयान नहीं किया सकता है, लेकिन उन्होंने यह मतलब कहीं से भी यह जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मल्लाहों के लिए काला दिन है। कहाँ काला दिन? आप मुकेश सहनी के पिता हैं जीतन सहनी, ठीक है, लेकिन आप मल्लाहों की बात अगर कर रहे हैं तो कई ऐसे मल्लाह की हत्या हुई है जिसका मामला अभी तक वो लटका हुआ है। बिल्कुल, पुलिस की जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं ढीली पड़ी हुई है। तो आप अगर आपके पिता की हत्या हुई और तब हाय मच रहा है, अरे अच्छा तो ये होता कि आप अगर जातीय रंग ही देना है तो जिस कभी मल्लाहों की हत्या हो जाए उसको इसी तरह से कहिए मल्लाहों के लिए काला दिन है। आपके पिता की हत्या हो गई तो मल्लाहों के लिए काला दिन है, और जो आम मल्लाह हैं उनकी हत्या हो गई, फिर उसको आप इस तरह से पेश करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मतलब यहाँ आप हाई प्रोफाइल है तो आपके लिए कहीं ना कहीं आप काला दिन का या आप ये बोल रहे हैं? नहीं, राजनीति से बचना चाहिए। घटना घटी, निश्चित तौर पर बिहार में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। जिस सुशासन की बात नीतीश कुमार करते रहे हैं, अब वो कहीं न कहीं मतलब सुशासन शब्द जो है धुंधला पड़ने लगा है। पुलिस को सजग रखने की ज़रूरत है, पुलिस सजग है भी, लेकिन इस तरह के देखिए, अब वो अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता ने कल कहा था कि सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, अंकुश लगाया जा सकता। इस पर बवाल मच गया। अरे किसी आप राजनीति या जातीय रंग देकर आप अपना भला करने की कोशिश कर सकते हैं।
आम लोगों का भला नहीं कर सकते, और आम लोगों का भला नहीं होगा तो व्यर्थ की राजनीति आप कर रहे हैं।